राम राम सभी को। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करता हूं सभी बहुत अच्छे होंगे और आप सभी की तैयारी है वो बहुत अच्छे से चल रही होगी। और उस तैयारी में चार चांद लगाने के लिए आज मैं आपके सामने आपके एचएसएससी ग्रुप डी एग्जाम्स के लिए शानदार क्वेश्चंस लेके आ चुका हूं, जो जीके जीएस के बड़े ही शानदार क्वेश्चंस होने वाले हैं। और टॉप 30 क्वेश्चंस आज हम करेंगे जो आपके एग्जाम्स में बहुत बार पूछे जा चुके हैं, उनसे रिलेटेड क्वेश्चंस भी हम करेंगे और साथ में जो एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस हैं वो भी इसमें हमने डाले हैं। तो आज वाली क्लास को एंड तक सभी को जरूर देखना है, क्योंकि जो हम पढ़ा रहे हैं वो आपके एग्जाम्स में आने वाला है। ओके जी, तो चलिए बिना देरी के शुरुआत करते हैं। उससे पहले आप सभी को थैंक यू बोलना चाहूंगा, दिल की गहराइयों से धन्यवाद देता हूं। आप सभी जो प्यार सपोर्ट दिखा रहे हो उसके लिए सभी को धन्यवाद है भाई, ठीक है जी। और जो मुझसे बड़े हैं उन सभी का आशीर्वाद है। कल भी मेरे एक अंकल जी से बात हुई थी, अंकल इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि वो रिटायर हो चुके हैं फौज से, आर्मी से, और अभी दोबारा तैयारी करें एचएसएससी के लिए, है ना। और पापा भी फौज में थे, तो ये संबंध काफी सालों से बना हुआ है ना। जो फौजी है ना, जो मतलब मेरे से थोड़े ज्यादा बड़े हैं, अंकल बोलता हूं, लेकिन मजा आ जाता है यार। उनको जो बातें करते हैं, जिस प्रकार का माहौल होता है, बड़ा जबरदस्त है। और उनको सल्यूट तो है ही भाई, उन्होंने हमारे देश की सेवा की है, हमारी रक्षा की है, तो हमेशा मेरी तरफ से रहेगा और आप सभी की तरफ से भी होना चाहिए। ओके, चलिए अब बिना देरी के शुरुआत करते हैं कि निम्नलिखित में से कौन सी नीति आयोग के प्रतिस्थापन से पहले भारत में अंतिम पंचवर्षीय योजना थी। पंचवर्षीय योजना से, जनगणना से आपके एग्जाम्स में क्वेश्चंस आने वाला है, इस बात को नोट कर लेना। 15 मार्च 1950 को इसकी शुरुआत हुई थी। किसकी शुरुआत हुई थी? योजना आयोग की जो है वो शुरुआत की गई थी, योजना आयोग की। याद कर लीजिए क्या कब की गई थी कि 15 मार्च 1950 को योजना आयोग की शुरुआत की गई थी। फिर उसके अंदर योजनाएं निकलती थी जिसमें पंचवर्षीय योजनाएं होती थी, यानी कि 5 साल में हम क्या करने वाले हैं, अगली 5 साल में क्या करने वाले हैं। ऐसा नहीं कि आप बोलते हैं कि 2049 में क्या करेंगे, नहीं, ऐसा नहीं होता था। पहले ऐसा होता था कि जो 5 साल होंगी उसमें हम क्या करेंगे, देश में क्या बदलाव लाएंगे, कौन सी नई टेक्नोलॉजी, नई चीजें हम करने वाले हैं, वो टारगेट रखा जाता था और वो हर पंचवर्षीय योजना का एक टारगेट होता था। लेकिन फिर 1 जनवरी 2015 को सब कुछ बदल गया और 1 जनवरी 2015 को इसका नाम भी बदल दिया गया। योजना आयोग का नाम बदलकर क्या कर दिया गया, नीति आयोग इसका नाम कर दिया गया। और इसका जो हमेशा प्रमुख रहता है, वो प्रमुख कौन रहता है भाई? प्रधानमंत्री रहता है, पीएम जो भी होता है वो रहता है। तो वर्तमान में कौन हो जाएगा इसका? नरेंद्र मोदी जी हो जाएंगे। ओके जी, इतना आप सभी को पता चल गया। अब हमसे ये पूछा है कि पहले भारत जो नीति आयोग आया था 1 जनवरी 2015 को जिसकी शुरुआत की गई थी, उससे पहले जो योजना चल रही थी, जो अंतिम योजना थी, वो कौन सी थी, ये अपने को बताना है। अब देख लो 2015 किसके बीच में आ रहा है, तो 2015 सिर्फ इसी के बीच में आ रहा है। तो कौन सी हो जाएगी? 12वीं पंचवर्षीय योजना, जो 2012 से 2017 के बीच में थी। और आप सभी को पता है जो इलेक्शन हुए थे, शायद 2014 में हुए थे, है ना। हाँ, 14 में ही हुए थे। तो जो 2014 में जो इलेक्शन हुए थे उसमें नरेंद्र मोदी जी क्या बन गए थे? प्रधानमंत्री बन गए थे। और उसके बाद जो योजना आयोग है वो क्या बन गया था? नीति आयोग। तो अंतिम जो योजना थी पंचवर्षीय योजना, उसका नाम क्या था? 12वीं पंचवर्षीय योजना 2012 से 17। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते। अगला क्वेश्चन देखिए क्या है, बड़ा ही शानदार क्वेश्चन। कोई भी क्वेश्चन ऐसा नहीं लेके आया जो आपके एग्जाम्स में नहीं आएगा। सारे के सारे शानदार क्वेश्चन होने वाले हैं। आपके दिमाग के पुर्जे हैं ना, वो सारे के सारे आज खुल जाएंगे। ठीक है, सारे के सारे आपके दिमाग के पुर्जे खुलने वाले हैं भाई। देखो क्या है कि मौलिक अधिकारों के परिवर्तन के लिए सरकार को आदेश और निर्देश कौन दे सकता है? मौलिक अधिकार आप सभी को पता है बहुत इंपॉर्टेंट है हम सभी भारतीयों के लिए। ठीक है जी, जो हमें मौलिक अधिकार मिले हुए हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे लिए। और मौलिक अधिकार कौन से अनुच्छेद में है, यह भी बहुत बार पूछा जा चुका है। तो अनुच्छेद नंबर 12 से 35 में है हमारे मौलिक अधिकार, 12 से 35 में।
ठीक है। मौलिक अधिकार कहां से लिए गए हैं, ये भी एग्जाम्स में क्वेश्चंस आता है। तो मौलिक अधिकार लिए गए हैं भाई यूएसए से लिए गए हैं, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका से लिए गए हैं, यूएसए से। ठीक है, तो ये अपने को ध्यान रख लेना है। अब इस क्वेश्चन का आंसर बताओ कि मौलिक अधिकारों के परिवर्तन के लिए सरकार को आदेश या निर्देश कौन दे सकता है। मौलिक अधिकारों को बदलने के लिए, उसमें परिवर्तन लाने के लिए रेट जारी की जाती है, वो किसके द्वारा की जाती है अपने को बताना है। तो ये दोनों के द्वारा की जाती है, सर्वोच्च न्यायालय के द्वारा भी, यानी जो अपना सुप्रीम कोर्ट है उसके द्वारा भी, और जो उच्च न्यायालय है उसके द्वारा भी रेट जारी की जा सकती है कि मौलिक अधिकारों में परिवर्तन किया जाए। तो ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट आंसर हो जाएगा। लेकिन यहां से कुछ अच्छे क्वेश्चंस और बनते हैं, 2 क्वेश्चंस वो याद कर लेना, ये आपके लिए बहुत जरूरी है। ये मैंने इसलिए लिख दिया ताकि आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो। क्या है, अब सर्वोच्च न्यायालय और आपका उच्च न्यायालय, तो जो सर्वोच्च न्यायालय जारी करता है ये अनुच्छेद नंबर 32 के तहत करता है। अनुच्छेद 32 के तहत उनको ये शक्ति दी गई है। ठीक है जी। और सर्वोच्च न्यायालय में अपील की जा सकती है, जिसे संवैधानिक उपचारों का अधिकार भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है, संवैधानिक उपचारों का अधिकार कहा जाता है, इसे संविधान की आत्मा भी माना जाता है। चलिए, जो उच्च न्यायालय है, अनुच्छेद याद कर लो, अनुच्छेद बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है कि मौलिक अधिकारों में जो परिवर्तन के लिए सर्वोच्च न्यायालय को जो अधिकार दिए गए हैं वो अनुच्छेद नंबर 32 में है, और जो उच्च न्यायालय को जो अधिकार दिए गए हैं वो अनुच्छेद नंबर 226 में है। ठीक है, तो ये दोनों के दोनों याद होने चाहिए। आगे मैं आपसे पूछने वाला हूं, आगे इससे रिलेटेड एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और आने वाला है जो एग्जाम्स में बार बार आता है, उस समय पूछूंगा, तो याद कर लो। तो सर्वोच्च न्यायालय का क्या हो जाएगा, अनुच्छेद नंबर 32, और उच्च न्यायालय का क्या हो जाएगा, अनुच्छेद नंबर 226। आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन के ऊपर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है आपका कि लोकसभा में अनुसूचित, ये चय इधर आना चाहिए था और तय इधर आएगा भाई। ठीक है, तो लोकसभा में अनुसूचित जातियों के लिए कितनी सीटें आरक्षित की गई हैं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो लोकसभा में अनुसूचित जातियों के लिए कितनी सीटें हैं वो आरक्षित की गई हैं, बताओ कितनी सीटें आरक्षित की गई हैं अनुसूचित जाति के लिए। अनुसूचित जाति किसको बोलते हैं, एससी को, और अनुसूचित जनजाति किसको बोला जाता है, एसटी को। अब इनके लिए आपको सीटें बतानी है। ठीक है जी, तो एससी हो जाएगा अनुसूचित जाति और एसटी हो जाएगा अनुसूचित जनजाति, यहां पर जन और लगा देगा, जनजाति। ठीक है, अब बताओ बताइए कितनी हो जाएंगी। तो एससी की तो हो जाएंगी 84 और एसटी की हो जाएंगी 47। तो एससी की हमसे पूछा है तो क्या हो जाएंगे, 84 हो जाएंगे। ठीक है, इसके अलावा यह भी पूछ सकता है कि टोटल कितनी सीटें हैं, तो टोटल हो जाएंगी आपकी 543 हो जाएंगे। ओके, अब मैं आपसे क्वेश्चंस पूछता हूं, कमेंट करके बताओगे, जिससे आपका भी रिवीजन हो जाएगा। तो आप सभी कमेंट करके बताना अपने हरियाणा में लोकसभा की, राज्यसभा की, विधानसभा की कितनी सीटें हैं, सीटों की संख्या कितनी है, सभी का कमेंट करके आपको बताना है। अभी कुछ दिन पहले ही, यानी कि 2 क्लास पहले ही मैंने आपको यह पढ़ाया था, तो सभी स्टूडेंट आंसर करेंगे। जो नए स्टूडेंट आए हैं वो कमेंट सेक्शन में आप आंसर देख सकते हो, या पिछली क्लास देखोगे तो पता चल जाएगा, या आगे भी मैं बताता रहूंगा, है ना, क्योंकि रिवीजन तो करवाना ही है। जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आएंगे वो रिवीजन तो आपको करवाए ही जाएंगे। देखिए क्या है, 2014 में शुरू हुआ मेक इन इंडिया कार्यक्रम भारत में 1970 और 1980 के दशक के किस कार्यक्रम के समान है, ये अपने को बताना है। क्वेश्चन नंबर 4 है अपना, बताइए। जिस प्रकार से 2014 में शुरू किया गया था मेक इन इंडिया, मेक इन इंडिया का क्या मतलब था कि भाई हमें भारत में चीजों को बनाना है और भारत को इससे क्या बनाना है, बड़ा बनाना है भारत को। ठीक है, तो भारत के अंदर चीजें बनानी है, विदेशों से हम कम चीजें लेके आएंगे, इसका उद्देश्य ये था मेक इन इंडिया का, है ना। ऐसे ही पूछा है कि जब 1970-80 में ये जो चीजें होती थी इनको किस नाम से जाना जाता था, तो इनको क्या कहा जाता था, इसको बोला जाता था भाई आयात प्रतिस्थापन नीति। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, देख लो। ठीक है जी, आयात प्रतिस्थापन नीति है कि हम भारत में जितनी से ज्यादा चीजें कर सकते हैं वो हमें भारत में करने हैं। ठीक है, और हमारे भारत ने उस समय बहुत ज्यादा प्रगति की है 1970-80 में। अगर जिसको ये चीजें नहीं समझ में आती ना, तो ऐसे समझो कि किसी के पास एक झोपड़पट्टी है, ठीक है, और उसके ऊपर भी पानी चहता है, बारिश में है पानी गिरता है,
और वो एक अच्छा मकान बना लेता है जिसमें 2-4 कमरे हैं, अच्छे मकान उसने बना लिए, तो उस झोपड़पट्टी से मकान बनाने में बहुत ज्यादा मेहनत लगेगी। उस मकान को कोठी में बदलने में उतनी ज्यादा मेहनत नहीं लगेगी जितनी झोपड़ी से वो मकान पे आया है। ये चीजें वही समझ पाएगा जो मेहनत करके पैसा कमा रहा है या जिसने अपने आसपास इन चीजों को देखा होगा। समझ रहे हो? तो इस समय जब हमारा देश आजाद हुआ था, हमारे पास कुछ भी नहीं था, ये समझ लो। ठीक है जी, हमारी पास हमारी भारत की संस्कृति थी, उसको भी अंग्रेज और मुगल तहस नहस करके चले गए थे। उसके बाद हमारे देश को दोबारा से बनाया है। तो हमारे देश को बनाने में जो सबसे महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है वो हमारे देश के प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू जी। ओके, चाहे आप किसी भी पार्टी से सपोर्ट करते हो, किसी भी पार्टी को मानते हो, लेकिन रियलिटी रियलिटी ही रहेगी, उसको बदल नहीं सकते। ठीक है, और ये आप अपनी फैमिली से रिलेट करके देख लेना। मैं अपनी फैमिली से रिलेट करके देखता हूं भाई। मेरे दादाजी हैं, उन्होंने जो हमारे लिए किया है, हर चीज की है। ठीक है, दादाजी के साथ दादी जी दोनों ने मिलकर, तब जाके आज जिस मुकाम पे है हम हैं, वो उनकी वजह से है। ठीक है, डायरेक्ट ऐसे नहीं आ जाते। और अगर उन्होंने मेहनत नहीं की होती तो मेरे पास ये अपॉर्चुनिटी होती भी नहीं कि मैं आप सभी को पढ़ा पाऊं। ये जो 2-2.5 लाख का कैमरा लगा हुआ है, बोर्ड वगैरह लगा हुआ है, ये जितना भी खर्चा हो रखा है, ये सिर्फ उसी चीजों से मैं कर पाया क्योंकि उन्होंने हमें आगे बढ़ाया। बात समझ गए होगे आप? ठीक है, क्योंकि कुछ लोग बहस करेंगे इसलिए मैंने बता दिया है, और पता भी होना चाहिए इस चीज का। ठीक है, जॉब लग जाएगी अच्छी बात है, उसके बाद जीवन पूरा बचा हुआ है ना, अपने बच्चों को भी शिक्षा दोगे इस चीज की, बताओगे। चलिए, निम्नलिखित में से किस वर्ष में महात्मा गांधी के नेतृत्व में खेड़ा में किसान आंदोलन हुआ था? महात्मा गांधी जी से क्वेश्चन पक्का ही पक्का आएगा भाई। ठीक है, पक्का ही पक्का आने वाला है, तो इसलिए मैंने एक स्पेशल क्लास भी करवाई थी आप सभी को कि भाई पक्का क्वेश्चन आएगा। जो स्टूडेंट पहले से पढ़ रहे हैं उनको पता होगा। तो इसका आंसर कीजिए, गांधी जी ने किस वर्ष जो खेड़ा सत्याग्रह है उसका नेतृत्व किया था? बताइए, किस वर्ष किया था? ये कहां पर किया गया था? ये गुजरात में किया गया था। कब किया गया था? 1918 में किया गया था, जो खेड़ा सत्याग्रह है। और ये गांधी जी का भारत में प्रथम सत्याग्रह था। ठीक है जी, भारत में प्रथम सत्याग्रह था, ये बात नोट कर लेना, प्रथम सत्याग्रह था। गांधी जी है 1915 को भारत लौटे थे। 9 जनवरी 1915 को कहां से? साउथ अफ्रीका से, दक्षिण अफ्रीका से लौटे थे 9 जनवरी 1915 को। इसलिए 9 जनवरी को क्या मनाया जाता है? प्रवासी दिवस मनाया जाता है। और ऐसे माना जाता है कि जो हमारे पढ़े लिखे युवा नौजवान है जो विदेश गए हुए हैं वो लौट कर आएंगे, आ सकते हैं जब हमारे देश में बेहतर अपॉर्चुनिटी उनको मिलेगी तो। ठीक है जी, बिल्कुल आएंगे। चलिए, ऑक्सीजन का परमाणु क्रमांक कितना है? तो जो परमाणु क्रमांक वाले क्वेश्चन है याद कर लेना, एक क्वेश्चन आ ही जाता है। ठीक है, तो ऑक्सीजन का कितना हो जाएगा भाई? 8 हो जाएगा। ठीक है, हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरियम, बोरोन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, इस प्रकार से। चलिए, राष्ट्रीय आय को मापने में बाजार मूल्य और कारक लागत के बीच का अंतर किसके चलते होता है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए, अपने HSSC है ना, वो अर्थव्यवस्था इकोनॉमिक्स से क्वेश्चन पूछेगी। और जो स्टूडेंट को प्रॉब्लम होती है जीके में, वो सबसे ज्यादा इंडिया जीके में जो प्रॉब्लम होती है ना, वो किस में होती है? इकोनॉमिक्स या स्टैटिक जीके में। तो ये इकोनॉमिक्स बहुत अच्छा है। आप इसका बताइए कि राष्ट्रीय आय को मापने में बाजार मूल्य और कारक लागत के बीच का अंतर किसके चलते होता है, यानी उस चीज को क्या कहा जाता है? बाजार मूल्य और कारक लागत के बीच के अंतर को। तो इसको कहा जाएगा भाई निवल अप्रत्यक्ष कर। क्या कहा जाता है इसको? निवल अप्रत्यक्ष कर इसको कहा जाता है। निवल अप्रत्यक्ष कर इसको कहा जाता है, जब अप्रत्यक्ष कर में सब्सिडी हम वगैरह है सरकार के द्वारा जो दी जाती हैं उनको घटाकर ये बन रहा होता है। अगला क्वेश्चन बहुत बार एग्जाम्स में आ चुका है, HSSC का ये फेवरेट भी रहा है क्वेश्चन, कि राज राजा जिन्होंने 985 ईस्वी में सत्ता संभाली थी और जो दक्षिण भारत के
सबसे शक्तिशाली राजाओं में से एक थे, ठीक है, एक के रूप में जाने जाते थे या एक थे, तो कौन से राजवंश के थे ये अपने को बताना है। क्वेश्चन बहुत बड़ा है लेकिन इसका मतलब सिर्फ इतना ही है कि जो राजराजा प्रथम है, राजराजा प्रथम, वो कौन से राजवंश के थे, यानी कि उनका वंश कौन सा था, ये अपने को बताना है। सबसे पहले क्वेश्चन तो आप यहां पर याद कीजिए कि जो राजराजा प्रथम है ये दक्षिण भारत के थे, ठीक है, इन्होंने दक्षिण भारत में अपना काम किया है, तमिलनाडु, केरल वगैरह, उधर इनका प्रचार था, ठीक है। कौन सी ईस्वी में थे, तो 985 ईस्वी में थे, ये भी अपने को ध्यान रख लेना है। और ये भी लिखा गया, देखो सबसे शक्तिशाली राजाओं में थे, तो मतलब तगड़े आदमी थे भाई। अब ये बताना है कि कौन सा वंश के थे, तो ये हो जाएंगे चोल वंश के। कौन से वंश के हो जाएंगे भाई, चोल वंश के हो जाएंगे। और हमने क्वेश्चन पढ़ा भी था कि जो वृहदेश्वर जो शिव जी का मंदिर है उसका निर्माण किसके द्वारा किया गया था, तो चोल राजाओं के द्वारा उसका निर्माण करवाया गया था, जो वृहदेश्वर का शिव मंदिर है, ओके, तो चोल राजाओं के द्वारा उनका निर्माण करवाया गया था। तो ये दोबारा से क्वेश्चन याद कर लीजिए। अगले क्वेश्चन के ऊपर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 है, बड़ा ही शानदार क्वेश्चन है कि वर्ष 1950 में भारत के पहले गणतंत्र दिवस कार्यक्रम के दौरान विशिष्ट अतिथि रहे राष्ट्रपति सुकर्णो किस देश के थे। तो सबसे पहले ये क्वेश्चन अलग अलग प्रकार से पूछ लिया जाता है। एक बार तो ऐसे पूछा जाता है कि जो हमारा प्रथम गणतंत्र दिवस था उस समय कौन से राष्ट्रपति ने भाग लिया था, तो उनका नाम याद कर लो पहले, तो सुकर्णो। क्या नाम हो जाएगा भाई, सुकर्णो थे राष्ट्रपति। अब वो कौन से देश के थे ये अपने को बताना है। तो भाई 26 जनवरी 1950 को हमारा संविधान लागू हुआ था और हमारा देश क्या बना था, गणतंत्र बना था। तो इसलिए 26 जनवरी को हम गणतंत्र दिवस के रूप में मनाते हैं। अब पहली बार जो भाग लिया गया था वो किनके द्वारा लिया गया था ये अपने को बताना है। वो कहां के राष्ट्रपति थे, तो जो सुकर्णो है वो कहां के राष्ट्रपति हो जाएंगे, ये हो जाएंगे भाई इंडोनेशिया के राष्ट्रपति। कहां के, इंडोनेशिया के राष्ट्रपति हो जाएंगे। जो संविधान हमारा 26 जनवरी 1950 को बनकर तैयार हुआ था, लागू हुआ था, वो तैयार हुआ था 26 नवंबर 1949 को। इसको बनाने में 2 वर्ष 11 महीने और 18 दिन का समय लगा था, ओके जी। और संविधान को बनाने का जो मेन क्रेडिट दिया जाता है वो किसको दिया जाता है, वो दिया जाता है BR अम्बेडकर जी को, ठीक है जी। BR अम्बेडकर यानी कि भीमराव अंबेडकर जी को दिया जाता है, ठीक है, क्योंकि ये प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे। अगला क्वेश्चन क्या है कि अटल बीमित व्यक्ति योजना के अंतर्गत बेरोजगारी के अधिकतम 90 दिनों तक, ठीक है जी, देय औसत मजदूरी का कितना प्रतिशत भुगतान राहत के रूप में प्रदान किया जाता है। यानी कि जो अटल बीमित व्यक्ति योजना थी उसके तहत जो काम करवाया जाता था, तो 90 दिनों की जो मजदूरी होती है उसका कितना प्रतिशत दे दिया जाता था, ये अपने को बताना है। सबसे पहले तो आपसे ही, क्योंकि अपने हरियाणा में योजना ही बहुत पूछता है, ठीक है, कोई भी योजना है वो छूटनी नहीं चाहिए, ठीक है, कोई भी योजना हम छोड़ने नहीं देते। तो ये देखो अटल बीमित व्यक्ति योजना है, इसकी शुरुआत कब की गई, और अभी हाल ही में था तो इसलिए इंपॉर्टेंट है, 1 जुलाई 2018 में, क्योंकि जो लेटेस्ट चीज गई है वो उनके दिमाग में आ जाती है और एग्जाम्स में पूछ लेते हैं। तो अटल बीमित व्यक्ति योजना है, ये 1 जुलाई 2018 में इसकी शुरुआत हुई थी, और कितनी प्रतिशत राशि दे दी जाती है, 50%, यानी कि आधी, ठीक है, 90 दिन के अंदर। चलिए, ये दोबारा से काफी चर्चा में रहा क्वेश्चन है, क्या है कि खाद्य प्रसंस्करण में मक्के के पौधे से प्राप्त किए विविध घटक को पानी या रस के साथ मिलाया जाता है। देखो क्वेश्चंस को ध्यान से पढ़ो तभी समझ में आएगा और आप आराम से आंसर कर दोगे, क्योंकि घर में हम इसका इस्तेमाल करते हैं कि खाद्य प्रसंस्करण में मक्के के पौधे से प्राप्त किस विविध घटक को पानी या रस के साथ मिलाया जाता है और उबाल कर फिलिंग बनाया जाता है और उत्पादों को एक चमकदार अर्धस्पष्ट फिनिश दिया जाता है, उसको क्या कहा जाता है। अब देख लो मक्के से ये सारी प्रोसेस करने के बाद क्या बनता है, बताओ।
क्या बनता है जिसका इस्तेमाल हम सभी करते हैं? कॉर्न स्टार्च। ठीक है जी, कॉर्न स्टार्च। अपने तो कम करते हैं लेकिन आजकल ज्यादा होने लग गया है इसका, तो क्या हो जाएगा? कॉर्न स्टार्च, मक्के का स्टार्च हो जाएगा। ठीक है, समझ में आ गया? मक्के का जो स्टार्च निकलता है उसकी यहां पर बात हो रही है। और मक्के से आजकल एक चीज और बनाई जा रही है, उसका नाम क्या है? इथेनॉल। और जिसका इस्तेमाल अभी जो पेट्रोल वगैरह में डालकर मिलाकर मिक्स करके दिया जाता है, आपने सुना होगा E20 वगैरह, तो ये है। ठीक है, चलिए। कादंबरी कृति के लेखक कौन है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत बार एग्जाम्स में रिपीट हो चुका है भाई, इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट है। कादंबरी कृति के लेखक कौन है, यानी कि जो कादंबरी कृति है वो किसके द्वारा लिखी गई है? तो सबसे पहली चीज तो ये कौन सी भाषा में है? ये संस्कृत भाषा में लिखी गई है। संस्कृत भाषा में 7वीं शताब्दी में इसको लिखा गया था, 7वीं शताब्दी में। अब तो बताओ, ठीक है जी, अब किसके द्वारा लिखा गया था वो भी आपको हिंट दूं। जो हर्षवर्धन था उसके दरबारी कवि के द्वारा, हर्षवर्धन के दरबारी कवि के द्वारा लिखा गया था। ठीक है, हर्षवर्धन ठीक लिख लेना भाई। ठीक है, दरबारी कवि के द्वारा लिखा गया था, तो कौन हो जाएगा भाई? बाणभट्ट हो जाएगा। कौन हो जाएगा? बाणभट्ट हो जाएगा। तो यहां से एक क्वेश्चन और याद हो गया। एक तो कादंबरी की रचना है किसके द्वारा की गई? संस्कृत भाषा में बाणभट्ट के द्वारा 7वीं शताब्दी में की गई। इसके अलावा बाणभट्ट किसके दरबारी कवि थे? बहुत बार एग्जाम्स में आ चुका है। या हर्षवर्धन के दरबारी कवि कौन थे? तो कौन हो जाएंगे? बाणभट्ट हो जाएंगे। तो ये क्वेश्चंस भी काफी बार एग्जाम्स में आ चुका है। आर्यभट्ट कौन थे? मैथमेटिशियन थे, बहुत बड़े मैथमेटिशियंस थे। ठीक है, 0 वाले अपने आर्यभट्ट जी। चलिए आगे बढ़ते हैं कि लोकसभा और राज्यसभा की संयुक्त बैठक के लिए भारतीय संसद के कोरम की आवश्यकता होती है। अब बताओ, यानी कि जो लोकसभा और राज्यसभा की संयुक्त बैठक होती है, जब लोकसभा के सदस्य और राज्यसभा के सदस्य एक साथ मिलकर बैठते हैं, तो उसको क्या कहा जाता है? कोरम, या उसी को क्या कहा जाता है? गणपूर्ति। अब हमसे पूछता है कि कोरम या गणपूर्ति में कितने प्रतिशत लोग होना जरूरी है? बताओ, अब बताओ। तो इसका हो जाएगा भाई 10%। क्या हो जाएगा? 10%, या इसको लिख सकते हो 1/10। ठीक है, कभी 10% लिखेगा, कभी 1/10 लिखेगा, तो याद कर लेना। ठीक है, 1/10 का मतलब भी 10% होता है, और 10% तो समझ गए। तो लोकसभा और राज्यसभा की जो संयुक्त बैठक के लिए भारतीय संसद के कोरम या गणपूर्ति में, कोरम या गणपूर्ति दोनों का मतलब एक ही है, कितने की आवश्यकता होती है? तो 10% की आवश्यकता होती है, या 1/10 की आवश्यकता होती है। क्वेश्चन नंबर आपका 14 है कि नाद स्वरम वाद्य यंत्र किसके द्वारा बजाया जाता है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, क्योंकि इंपॉर्टेंट क्यों है? क्योंकि स्टैटिक जीके का क्वेश्चन है, और यहां से आपसे पूछेगा ही वाद्य यंत्र और उनको बजाने वाले व्यक्ति का नाम आपसे पूछता है। तो स्टैटिक जीके जिसने नहीं पढ़ी है, स्टैटिक जीके पढ़ लीजिए भाई, अपने नोट्स में भी अवेलेबल है, बहुत अच्छे से बता रखा है। लोक नृत्य वाले और जो अपना ये जो वाद्य यंत्र वाले हैं, ये पूछेगा, कभी नाम पूछेगा, कभी उनका नृत्य पूछेगा, कभी यंत्र पूछेगा, कभी उनका नाम पूछेगा। ठीक है, और ये सारे के सारे वो इंपॉर्टेंट व्यक्ति होते हैं जिनको सरकार के द्वारा पद्मश्री वगैरह दिया जाता है। जो पुरस्कार मिल चुके होंगे ना, पद्मश्री मिल चुका होगा उनको, उन्हीं से पूछा जाता है। आप बताइए, नाद स्वरम वाद्य यंत्र दो किसके द्वारा बजाया जाता है? तो ये हो जाएंगे शेख चित्रा मौला जी। कौन हो जाएंगे भाई? शेख चित्रा मौला जी हैं, उनके द्वारा है ये बजाया जाता है। ये अपने को ध्यान रख लेना है। और ये कहां से है, कौन सी परंपरा से ये काम करते हैं? तो ये कर्नाटक परंपरा से काम करते हैं। ठीक है, कर्नाटक परंपरा से ये वाद्य यंत्र बजाने का काम किया जाता है शेख चित्रा मौला के द्वारा। आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा व्यवसाय के वैश्वीकरण का प्रेरक कारक है? व्यवसाय के वैश्वीकरण, व्यवसाय समझ गए, बिजनेस। ठीक है जी, तो व्यवसाय क्या हो गया? बिजनेस हो गया। और वैश्वीकरण का मतलब होता है विश्व में पहुंचाना। अब उसके लिए कौन सा प्रेरक कारक है, यानी कौन सी चीज है जो हमें प्रेरित करती है? आप बताओ, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है। अब बताइए,
जैसे कि हमारे मार्केट में सैचुरेशन आ जाता है। सैचुरेशन का मतलब है कि भाई अब इसको और ज्यादा एक्सपेंड नहीं कर सकते, और ज्यादा नहीं बढ़ा सकते। जैसे अगर आप कोई गांव में बिजनेस करते हो तो पूरे गांव के लोगों को आपने कैप्चर कर लिया, सभी तक पहुंच हो गई, तो आप क्या चाहोगे, दूसरे गांव तक जाए। ऐसे ही हमारे देश में क्या है कि हमारे देश में पूरे देश में पहुंच हो गई, अब क्या है, दूसरे देश में जाना है। उसी को क्या बोला जाता है, व्यवसाय के वैश्वीकरण। उसके लिए प्रेरित कौन सी चीज करती है, जब पूरे देश में फैल जाते हैं। तो क्या हो जाएगा, घरेलू बाजार की, ऑप्शन नंबर 3 करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है जी, ऑप्शन नंबर 3 करेक्ट आंसर हो जाएगा। समझ में आ गया, इसका मतलब होता है सैचुरेशन आ जाना। बताओ, ठीक है, तो समझ गए। चलो, निम्नलिखित में से कौन सा वर्ष सरफेसी अधिनियम से संबंधित था? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। छोटी मोटी जगह पे ऐसे क्वेश्चंस नहीं मिलेंगे, शानदार क्वेश्चन शानदार क्लास में ही मिलने वाले हैं, जो एग्जाम्स में मिलते हैं फिर। ठीक है जी, तो जो सरफेसी है, सरफेसी अधिनियम है, वो कौन से वर्ष से संबंधित है, ये अपने को बताना है। पहले तो ये समझिए कि सरफेसी अधिनियम था क्या। अगर जब तक यही नहीं पता होगा तो ईयर याद करने से क्या फायदा। सरफेसी अधिनियम था कि जैसे कि कोई बैंक से पैसा ले लिया, या जो पैसा लेने वाली जितनी भी फर्म्स होती हैं उनसे पैसा ले लिया और पैसा नहीं चुका रहा, ठीक है, डिफॉल्टर घोषित हो गया, तो उसकी जो प्रॉपर्टी होती है, जिसके बदले में जो पैसा दिया गया था, ब्याज के रूप में दिया गया था, जो ऋण दिया जाता है, उसकी जो प्रॉपर्टी होती है उसको फिर नीलामी कर दी जाती है, उसी को बोला जाता है सरफेसी। ये पहले नहीं था, ये 2002 में आया था। ठीक है जी, तो कब आया था, 2002 में। समझ में आ गया सरफेसी अधिनियम क्या था। ठीक है, चलिए आगे देखिए क्या है। SiO2 के रासायनिक संगठन के साथ सिलिकॉन और ऑक्सीजन से निर्मित कौन सा खनिज पदार्थ मुख्य रूप से कांच बनाने में, अपघर्षक, ढलाई बालू या हाइड्रोलिक फ्रैक्चरिंग प्रॉपर्टी या रतन में उपयोग किया जाता है। अब उसका नाम आपको बताना है, लेकिन किससे बनता है वो चीज देखो। SiO2 के रासायनिक संगठन के साथ सिलिकॉन और ऑक्सीजन से यह निर्मित किया जाता है। तो इसका प्रयोग पता है किसमें होता है? इसका प्रयोग होता है एक तो कांच को बनाने में मेनली, इसके अलावा जो भी क्या बोलते हैं, जो वैज्ञानिक उपकरण होते हैं उन सभी को बनाने में इसका काम होता है। वैज्ञानिक उपकरण जो बनाए जाते हैं, जैसे माइक्रोस्कोप हो गया, टेलीस्कोप हो गया, ठीक है, इस प्रकार की जो चीजें हैं वो इसके द्वारा बनाई जाती है। तो एक इसके द्वारा बनाई जाती है और बाकी यहां पर लिखा भी हुआ है, तो वो क्या होता है, वो होता है क्वार्ट्ज। ठीक है जी, क्वार्ट्ज हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर 3 करेक्ट आंसर हो जाएगा। याद कर लेना, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, काफी बार आज का क्वेश्चन है। ओके, चलिए कि मणिपुर नृत्य में प्राय निम्नलिखित में से किस हिंदू देवता या देवी के जीवन दर्शनों का वर्णन किया जाता है? तो जो मणिपुरी नृत्य होता है, ये मणिपुरी नृत्य कहां पर होता है? मणिपुर में होता है, हमारा लोक नृत्य है। मणिपुरी नृत्य मणिपुर में होता है। लेकिन कौन से हिंदू देवता या देवी के जीवन दर्शनों के बारे में बताता है? तो ये भगवान श्री कृष्ण जी और राधा जी के जीवन के बारे में बताया जाता है। ठीक है जी, उनको परफॉर्म किया जाता है इसमें मणिपुरी नृत्य में। तो भगवान श्री कृष्ण हो जाएगा और साथ में राधा जी हो जाएंगी। ओके, चलिए निम्नलिखित में से किसने 1876 में सुरेंद्र नाथ बनर्जी के साथ मिलकर इंडियन एसोसिएशन नामक संगठन की स्थापना की? तो सबसे पहले तो यही क्वेश्चन याद कर लो कि इंडियन एसोसिएशन संगठन की स्थापना कब की गई? 1876 में। किसके द्वारा की गई? एक तो हो जाएंगे सुरेंद्र नाथ बनर्जी हो जाएंगे। दूसरा हमसे पूछा है इनमें से कौन है? दूसरा हमसे पूछा है इनमें से कौन हो जाएगा? बताइए भाई, दूसरा आपको बताना है इनमें से कौन हो जाएगा, बताइए। ठीक है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बहुत बार एग्जाम्स में आ चुका है। बताइए कौन हो जाएंगे? तो ये हो जाएंगे भाई आनंद मोहन बोस। कौन हो जाएंगे? आनंद मोहन बोस। सुरेंद्र नाथ बनर्जी, आनंद मोहन बोस ने एक साथ मिलकर इंडियन एसोसिएशन संगठन की स्थापना की 1876 में।
और ये कहां पर काम करता था? ये था वेस्ट बंगाल कलकत्ता में। ठीक है जी, पश्चिम बंगाल कलकत्ता में इनका प्रमुख काम था। ओके, तो सुरेंद्रनाथ बनर्जी और आनंद मोहन बोस 1876 में। 1910 में मध्य भारत में विद्रोह शुरू हो गया था। कहां पर विद्रोह शुरू हो गया था? 1910 की बात हो रही है। मध्य भारत यानी कि जो हमारा बीच वाला हिस्सा है, मध्य भारत मतलब मध्य प्रदेश के आसपास वाला जो हिस्सा है, उसमें इसकी शुरुआत हुई थी। कहां पर हुई थी? चलो राज्य भी बता देता हूं। छत्तीसगढ़ राज्य में इसकी शुरुआत हुई थी, इस विद्रोह की शुरुआत। तो छत्तीसगढ़ के बस्तर से। ठीक है जी, छत्तीसगढ़ का बस्तर, काफी मूवीज में देखा होगा, नक्सलियों वाला इलाका है ये, है ना। तो बस्तर जिला हो जाएगा छत्तीसगढ़ वाला। वहां पर ये जो विद्रोह शुरू हुआ था 1910 वाला। पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित प्रतिभा प्रहलाद निम्नलिखित में से किस नृत्य शैली की प्रसिद्ध नृत्यांगना है? ठीक है, मैंने बोला था ना कि भाई जो हमारे शास्त्रीय नृत्य हैं और उनको करने वाले जो व्यक्ति हैं जिनको पद्मश्री मिल चुका है, इनको भी पद्मश्री मिल चुका है, वो याद कर लीजिए। वाद्य यंत्र बजाने वाले और कौन से वाद्य यंत्र बजाते हैं वो याद कर लीजिए। ठीक है, यहां से पक्का आपके एग्जाम्स में क्वेश्चंस आने वाला है। तो पद्मश्री पुरस्कार सम्मानित प्रतिभा प्रहलाद जी हैं, वो कौन सी नृत्य शैली से है, अब आपको बताना है। तो वो हो जाएंगे भाई भारतनाट्यम नृत्य शैली से। और भारतनाट्यम कहां का हो जाएगा? तमिलनाडु राज्य का हो जाएगा। कौन से राज्य का हो जाएगा शास्त्रीय नृत्य? तमिलनाडु राज्य का हो जाएगा। कथक कहां का हो जाएगा? कथक उत्तर प्रदेश यूपी का हो जाएगा। कुचिपुड़ी कहां का हो जाएगा? कुचिपुड़ी हो जाएगा भाई आंध्र प्रदेश का। ठीक है जी, आंध्र प्रदेश का। और ओडिसी उड़ीसा का। चलिए, निम्नलिखित में से किस भारतीय मानसून को आकार देने में महत्वपूर्ण भूमिका नहीं निभाता? निम्नलिखित में से क्या है जो भारतीय मानसून को आकार देने में महत्वपूर्ण भूमिका नहीं निभाता? और अभी मानसून का मौसम है वो स्टार्ट हो चुका है, आप सभी को पता होगा। तो मानसून वाला एक क्वेश्चन आपके लिए इंपॉर्टेंट बन जाता है। ठीक है, कई बार एग्जाम्स में आ चुका है, अलग अलग प्रकार के एग्जाम्स में पूछा गया क्वेश्चन है। अब आपको बताना है इनमें से कौन सा नहीं है जिसकी वजह से जो हमारी मानसून है ना वो नहीं बनते। बताओ। तिब्बती पठार है, इसका प्रभाव हमारी मानसून पे पड़ता है? बिल्कुल पड़ता है। ठीक है जी। इसके अलावा अंतर उष्ण कटिबंधीय अभिसरण क्षेत्र है, इससे प्रभाव पड़ता है? इससे भी बिल्कुल पड़ता है। और जो जेट धारा है उससे भी पड़ता है, लेकिन पश्चिमी विक्षोभों से नहीं पड़ता। मेनली ये जो हमारे काम आती है ये सर्दी के मौसम में आती है, लेकिन यहां पर जो बात हो रही है वो मानसून वाले मौसम की बात हो रही है। तो इसलिए ये इसका आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 3 करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 23 में जाते हैं कि स्वतंत्रता के बाद पहले राष्ट्रीय खेल निम्नलिखित में से किस शहर में आयोजित किए गए थे? स्वतंत्रता के बाद आपको पता है कि 15 अगस्त 1947 को हमारा देश आजाद हो गया था। उसके बाद की ये बात कर रहा है कि भाई 15 अगस्त 1947 के बाद है वो राष्ट्रीय खेल किस शहर में खेले गए थे। तो ये जो खेल खेले गए थे वो 1948 में खेले गए थे। और कहां पर खेले गए थे? उत्तर प्रदेश लखनऊ में खेले गए थे। कहां पर खेले गए थे भाई? उत्तर प्रदेश के लखनऊ में 1948 में इनको खेला गया था। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 24 के ऊपर चलते हैं। पहले मैं इसको जूम कर देता हूं ताकि आप अच्छे से पढ़ लो। ठीक है, ये है क्वेश्चंस ये है अपना। क्या है कि निम्नलिखित कारकों पर विचार कीजिए। तो ये 5 कारक दिए गए हैं, A B C D E। अब कारकों पर क्या विचार करना है पहले वो तो समझिए, तभी तो आप इसके ऊपर विचार करोगे। क्या है कि भारत में प्रोत्साहन के लिए दिए गए कारकों में से कौन सा अपकर्ष कारक नहीं है? अब बताओ, पहले इसका अर्थ समझो जिनको नहीं पता। प्रवासन का मतलब क्या होता है? प्रवासन का मतलब होता है कहीं एक जगह से दूसरी जगह पे जाके बस जाना। परमानेंट बसो यानी स्थायी रूप से बसो या अस्थायी रूप से बसो, उसको प्रवासन बोला जाता है। अपकर्ष कारक किसको बोला जाता है? अपकर्ष कारक यही होता है कि भाई किसी जगह पे जाके आप रह रहे हो, रहना चाहते हो स्थायी या अस्थायी रूप से, तो उसके आसपास की जो चीजें हैं
वो सही है या नहीं है, रहने लायक है या नहीं है, ये चेक करने के लिए। अब इनमें से आप बताओ कौन सा ठीक है और कौन सा नहीं। ठीक है, नहीं वाला आपको बताना है कौन से नहीं है। अब देखो, पहली चीज, अगर मान लो कि हमारे भारत की बात हो रही है कि भारत में कोई बाहर का व्यक्ति रहने के लिए आ रहा है, कौन सी चीज उसको दिक्कत करेगी? पहला, हिमालय और भारतीय थार रेगिस्तान में चरम जलवायु स्थितियां हैं, मतलब या तो बहुत ज्यादा ठंड है या बहुत ज्यादा गर्मी है, जिसकी वजह से बाहर से आए हुए व्यक्ति को प्रॉब्लम करेगी। तो ये बिल्कुल ठीक बात है, ये बाहर से आए व्यक्ति को प्रॉब्लम करेगी। हमसे यही पूछा है, नहीं है मतलब जिससे प्रॉब्लम होगी रहने से, तो होगी, बिल्कुल होगी भाई। वो व्यक्ति ना धूप सहन कर पाएगा, अपने राजस्थान में लाके पटक देंगे, हरियाणा में लाके पटक देंगे तो बेचारा जल जाएगा, है ना। जैसे आपने देखा होगा ना, अभी काफी वीडियोज आ रही थी, ठीक है, शॉर्ट्स वगैरह में देखा होगा, कोई देश है वो पिघलने लग गया, ठीक है, वहां पर काफी चीजें पिघलने लग गई, लगभग 38-40 के तापमान पर। अपना इतना तो रेगुलर रहता है गर्मी के अवसर पर, तो उसको यहां पर लेके आओगे तो वो आदमी तय जाएगा, ठीक है। तो इसलिए ये नहीं है। ग्रामीण क्षेत्रों में चिकित्सा सुविधाओं की कमी है, बिल्कुल ठीक बात है, जिसकी वजह से कोई व्यक्ति गांव में नहीं रहना चाहेगा, ठीक है भाई। अगर कोई बीमारी हो गई, कोई चीज हो गई तो दिक्कत है, और ये पूरे भारत की बात हो रही है, अपने हरियाणा के नहीं, पूरे भारत की बात हो रही है, ठीक है। हरियाणा में तो फिर भी थोड़ा ठीक ठाक है, काम चल जाता है, जैसे बिहार हो गया, यूपी हो गया, पश्चिम बंगाल हो गया, और भी बहुत सारे जगह है, वहां पर गांव में बिल्कुल भी सुविधाएं नहीं है, अपने तो फिर भी थोड़ी ठीक ठाक है, ठीक है, या आसपास 5-10 किलोमीटर में मिल जाती है। तो ये है, ये भी रीजन है। महानगरों में रोजगार की उपलब्ध, रोजगार मिल जाएगा, अगर कोई समझदार व्यक्ति आ रहा है, ठीक है, तो रोजगार मिल जाएगा, ये तो ठीक है। ग्रामीण भारत में गरीबी, बिल्कुल भाई ये गरीबी है, जिसकी वजह से काफी समस्याएं होती हैं, तो ये भी है। शहरी क्षेत्रों में शिक्षा सुविधाएं, तो शहरी क्षेत्रों में शिक्षाओं की सुविधाएं भी है। तो ये दोनों चीजें हैं जिसकी वजह से व्यक्ति रह सकता है, ये 3 चीजें हैं जिसकी वजह से बाहर से आया व्यक्ति भारत में नहीं रहेगा। तो इसलिए ये 3 कारण हो जाएगा, तो ABD आंसर हो जाएगा। अब ऑप्शंस में देख लीजिए, ABD किसमें है? ऑप्शन नंबर 1 में ही है, तो ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट आंसर हो जाएगा। ओके, चलिए। और आजकल ऐसे जो प्रकार के क्वेश्चंस हैं या एग्जाम्स में पूछ रहा है, आप सभी को पता ही होगा। भारतीय संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद राज्य की कार्यकारी शक्तियों की सीमा के विषय में उल्लेख करता है? इनमें से कौन सा अनुच्छेद है, ये आपको बताना है, कौन सा अनुच्छेद हो जाएगा। अनुच्छेद कौन सा हो जाएगा, ये अपने को बताना है। बताइए कौन सा अनुच्छेद है। क्या है कि भारत के संविधान का कौन सा अनुच्छेद है जो राज्य की कार्यकारी शक्तियों की सीमा के विषय में उल्लेख करता है कि भाई एक राज्य है, उसके अंदर इतनी ही सीमाएं आती हैं, इन्हीं पे काम करना है, बाकी केंद्र के हाथ में है। तो यह है अनुच्छेद नंबर 62, जिसमें राज्य को जो शक्तियां दी गई हैं वो अनुच्छेद नंबर 162 में है, ठीक है, अनुच्छेद नंबर 162 में है। जूनागढ़ शिलालेख निम्नलिखित शासकों में से किससे संबंधित है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जूनागढ़ इंपॉर्टेंट है भाई, काफी बार आज का एग्जाम में। तो जूनागढ़ शिलालेख आपको बताना है। बताइए जूनागढ़ शिलालेख है वो कौन से शासक से संबंधित है? ठीक है, कौन से शासक से संबंधित है जूनागढ़ शिलालेख, बताओ। एक तो संबंधित है भाई स्कंदगुप्त से, स्कंदगुप्त के बारे में भी इसमें लिखा गया है, स्कंदगुप्त के बारे में भी इसमें लिखा गया है जूनागढ़ के शिलालेख में। दूसरा चक्रवर्ती सम्राट अशोक है, उसके बारे में भी यहां पर लिखा गया है। और तीसरा कौन सा हो जाएगा? तीसरा हो जाएगा रुद्रमन प्रथम, ठीक है। इन तीनों के बारे में है इस शिलालेख में लिखा गया है, रुद्रमन प्रथम, स्कंदगुप्त और अशोक, ठीक है जी। तो जूनागढ़ शिलालेख में कौन सी भाषा में लिखा गया है? संस्कृत भाषा में, ठीक है। स्कंदगुप्त है ये गुप्त का था, ठीक है, गुप्त वंश का था। अशोक है वो मौर्य वंश का हो जाएगा, ठीक है। तो ये इतना इंपॉर्टेंट है, एग्जाम्स में पूछाता है, बहुत बार जूनागढ़ शिलालेख पूछा है। तीनों में से कोई कोई ऑप्शंस में देता है, तीनों अपने को याद कर ले, ठीक है। जो प्राचीन समय में जो हमारी भाषा थी वो संस्कृत भाषा थी, आप सभी को पता ही होगा। तो इसलिए जो पुरानी चीजें हैं मोस्टली वो संस्कृत भाषा में ही आपको मिलेंगे। महाराष्ट्र के निम्नलिखित में से किस जिले में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की स्थापना की गई थी?
तो महाराष्ट्र के निम्नलिखित में से बताओ कहां पर राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की स्थापना की गई थी? राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की स्थापना कहां पर की गई थी बताइए? तो ये हो जाएगा नागपुर में 1925 के समथिंग। ठीक है, ये बहुत बार आ चुका है एग्जाम्स में। कुछ दिन पहले भी मैंने याद करवाया था, रिवीजन करवा दिया था, क्वेश्चन दूसरा था, तब बताया था कि अजंता की गुफाएं आपसे पूछता है। तो अजंता की गुफाएं निम्नलिखित में से किस नदी के बाएं किनारे पर स्थित है? इस बार ये नहीं पूछा कि अजंता की गुफाएं कहां पर हैं। तो जो अजंता की गुफाएं हैं वो कहां पर हैं? औरंगाबाद में। ठीक है जी, औरंगाबाद में स्थित है, औरंगाबाद में। ठीक है, औरंगाबाद में है, अजंता की गुफाएं स्थित है। औरंगाबाद कहां पर है? ये महाराष्ट्र के अंदर आता है। ठीक है जी, महाराष्ट्र के अंदर आता है। ये कौन सी नदी के किनारे? तो वाधोरा या वधोरा। ठीक है, तो ये याद कर लेना, इस नदी के किनारे है अजंता की गुफाएं। इसमें बौद्ध धर्म से संबंधित काफी मूर्तियां जो चित्रकारी है वो की गई है। चलिए, अच्छा 29 नहीं है, कोई बात नहीं, एक क्वेश्चन आगे कर लेंगे क्योंकि पूरे के पूरे 30 ही करेंगे। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में यह उल्लेख किया गया है कि मौलिक अधिकारों से असंगत या उनका अनादर करने वाले कानून अमान्य हो जाएंगे? अब बताओ, मौलिक अधिकार अभी मैंने आपको बताया था कि मौलिक अधिकार 12 से 35 तक हैं, और जो मौलिक अधिकार हैं वो 12 से 35 तक है। अब बताओ कौन से अनुच्छेद के अंतर्गत आता है कि मौलिक अधिकारों के असंगत या उनका अनादर करने वाले कानून अमान्य हो जाएंगे? बताइए, देखते हैं कितने स्टूडेंट इसका आंसर करते हैं। तो ये हो जाएगा अनुच्छेद नंबर 13। और जो मौलिक अधिकारों से संबंधित हमने क्वेश्चन याद किया था, जिसमें हमने पढ़ा था सर्वोच्च न्यायालय, दोबारा से रिपीट कर लो, एग्जाम्स में पूछा जाएगा। सर्वोच्च न्यायालय को जो शक्ति दी जाती है कि मौलिक अधिकारों में जो बदलाव किया जाता है वो अनुच्छेद नंबर 32 के तहत, और उच्च न्यायालय को जो दिया जाता है अनुच्छेद नंबर 226 के तहत। ओके, तो ये याद कर लेना। अगला क्वेश्चन है, बड़ा शानदार क्वेश्चन है, कई बार एग्जाम्स में आ चुका है। किस संविधान में भारत के राष्ट्रपति के चुनाव की विधि खालिस्तान के सिद्धांत से ली गई है? बताओ, यानी कि जो भारत के राष्ट्रपति का चुनाव होगा, जैसे दूसरे देशों में होता है, ऐसे ही हमारे देश में, क्योंकि जो हमारा देश का संविधान है वो काफी देशों के संविधान से प्रेरित होकर हमने बनाया है। सभी देशों की जो बेस्ट चीजें थी वो हमने इसमें रखी है। तो अब बताओ, तो भारत के राष्ट्रपति का जो चुनाव होता है वो कौन से संविधान से लिया गया है? तो ये लिया गया है भाई आयरलैंड के संविधान से। क्या लिया गया है? आयरलैंड के संविधान से ये चीज ली गई है कि जो भारत के राष्ट्रपति का चुनाव होगा। ठीक है, दूसरी चीज आयरलैंड से एक और पूछी जाती है, बहुत बार एग्जाम्स में आ चुकी है। तो जो राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत होते हैं, राज्य के नीति निर्देशक जो सिद्धांत होते हैं वो भी कहां से लिए गए हैं? वो भी आयरलैंड से लिए गए। कहां पर गया? ये रहा। ठीक है, वो भी कहां से लिए गए हैं? आयरलैंड से ही लिए गए हैं राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत। इसके अलावा जो राष्ट्रपति है, राज्यसभा का जो सदस्य होता है, उनका नामांकन है वो भी कहां से लिया गया है? आयरलैंड से लिया गया है। अमेरिका वाला भी बहुत बार एग्जाम्स में आ चुका है। तो अमेरिका से क्या लिए गए हैं? मौलिक अधिकार है। मौलिक अधिकार वो कहां से लिए गए हैं? अमेरिका से लिए गए हैं, यूएसए से लिए गए हैं। इसके अलावा मौलिक कर्तव्य भी पूछता है, मौलिक कर्तव्य। ठीक है जी, मौलिक कर्तव्य। तो जो मौलिक कर्तव्य है वो कहां से लिए गए हैं? रूस से। ठीक है, सोवियत संघ रूस से लिए गए हैं मौलिक कर्तव्य। ठीक है, तो यहां पर अपने जो एक क्वेश्चन है वो समाप्त होते हैं भाई। अच्छा, एक क्वेश्चन है जो आपका होमवर्क वाला क्वेश्चन है, HW दिया गया है, आपको होमवर्क दिया गया है। सभी स्टूडेंट कमेंट करके बताएंगे, सभी को पता ही होगा, काफी चर्चित व्यक्ति हैं। सूर्य कुमार यादव निम्नलिखित में से किस खेल से संबंधित हैं? कौन से खेल से संबंधित है सूर्य कुमार यादव? कमेंट करके सभी स्टूडेंट बताएंगे। और सारे के सारे क्वेश्चंस आपको कैसे लगे ये भी सभी स्टूडेंट है वो कमेंट करके जरूर बताना। और जो अभी तक इंस्टाग्राम पर नहीं जुड़ा है, इंस्टाग्राम पर जुड़ जाना। अभी एक वीडियो आने वाली है, ठीक है,
जिसमें मैं हरियाणा जीके के इंपॉर्टेंट टॉपिक्स बताने वाला हूं, क्योंकि जो शॉर्ट वीडियो है ना वो अपने इंस्टाग्राम पर आपको मिलते रहेगी, जॉब से रिलेटेड भी और वैसी जो अपने HSSC में जो भी इंपॉर्टेंट चीजें होंगी और जो आपके डाउट होंगे वो यहाँ पर क्लियर होते रहेंगे। तो इंस्टाग्राम का लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, या जो सर्च करना जानते हैं आराम से सर्च करके भी कर सकते हो, प्रवीण कटारिया पीके। पीके है शॉर्ट फॉर्म, बाकी पीके नहीं, सिर्फ प्रवीण कटारिया की शॉर्ट फॉर्म है पीके। ठीक है जी, तो चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। कमेंट करके बता देना क्लास कैसे लगी, क्वेश्चंस कैसे लगे, नेक्स्ट क्लास में कौन सी चीज को ऐड किया जाए, ये भी आप कमेंट करके जरूर बता देना। और सुबह 9 बजे जो मैथ की क्लास आई थी सभी को जरूर देखनी है, जिसने नहीं देखी जाके देखिए, साधारण ब्याज आपको पढ़ाया है। ठीक है, चलो कल मिलते हैं। हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, पढ़ते रहिए। राम राम।